नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत एट 7 खबर राज्यों की। मैं हुलाल चंद्र सिंह। इस बुलेटिन में खास बुलेटिन में हम देखते हैं खासतौर पर राज्यों से बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर इस समय की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ बजट 2025-26 को लेकर की बैठक। आर्थिक विकास और बजट से जुड़े मुद्दों पर हुआ मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीआरबी के साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर की समीक्षा बैठक। ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, ई साइन और ई समन्स जैसे एप्लीकेशंस के उपयोग पर दिया जोर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर दुष्प्रचार का लगाया आरोप। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एजेंसियां सख्त। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों के वोटर और आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। छापेमारी कर 5 बांग्लादेशी समेत 11 लोगों को दबोचा। और दुष्कर्म या एसिड हमले की पीड़िताओं के इलाज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्पतालों को दिए कई सख्त निर्देश। कहा, अस्पताल पीड़िताओं को बिना उचित इलाज नहीं भेज सकता है वापस। तो ये थी इस समय की हेडलाइंस, और अब बुलेटिन में देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे केन बेतवा परियोजना की। नदी जोड़ों का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना बुधवार को उनकी जन्म जयंती के दिन साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो से करने जा रहे हैं। तो डीडी न्यूज के संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव खजुराहो में ही हैं, वहां से उनकी यह खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश से राष्ट्रीय नदी जोड़ो योजना के तहत पहली परियोजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को केन बेतवा लिंक परियोजना का करेंगे शिलान्यास। केन बेतवा लिंक परियोजना से पूरे बुंदेलखंड में होगा चहुमुखी विकास। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में कई मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर खजुराहो सजकर तैयार है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की अब तक की सबसे बड़ी सूखे की समस्या के समाधान के लिए खजुराहो पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर देश के पहले नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन ग्राम में बांध का निर्माण कर केन नदी के जल को 221 किलोमीटर लंबी लिंक कैनाल के द्वारा मार्ग में दोनों ओर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए अधिशेष जल को बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। परियोजना से मध्य प्रदेश के कुल 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से मध्य प्रदेश की 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सोलर विद्युत का उत्पादन भी होगा। जहां इन नदियों को आपस में जोड़े जाने की योजना के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध प्राप्त होगी, वहीं सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, पर्यटन केंद्रों का भी विस्तार होगा। लगभग 44,605 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत की सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं, बाकी मध्य प्रदेश के हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद बुंदेलखंड के किसानों और अन्य लोगों को लगता है कि इससे न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि बाढ़ जैसी आपदा से भी राहत मिलेगी, साथ ही खेती किसानी की क्षमता भी बढ़ेगी। जो हमारे यहाँ लोग बाहर चले जाते थे दिल्ली बम्बई काम करने के लिए, ना पानी मिलेगा तो खेती करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लाभ होगा। किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि किसान हमेशा पानी के लिए तरसते रहते हैं। ये योजना आ जाएगी तो किसानों को हर समय पानी मिलता रहेगा। आज के समय में बेरोजगारी का स्तर जो ज़्यादा बढ़ रहा है, पलायन का स्तर जो ज़्यादा बढ़ रहा है, निश्चित रूप से यह योजना इन समस्याओं को सुलझाने में भी कारगर साबित होगी।
वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के 2,51,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 44,605 करोड़ रुपए है। 24,290 करोड़ रुपए की राशि अब तक स्वीकृत हो चुकी है। जिस सूखे की वजह से बुंदेलखंड लगातार सदियों से, बरसों से पिछड़ा हुआ था, वो बुंदेलखंड इन दोनों नदियों के संगम से समृद्धशाली होगा। यहाँ का किसान आय को बढ़ा पाएगा। यहाँ की जवानी जो दूसरी जगहों पर पलायन कर जा रही थी, वो इस पानी के मिल जाने से रुक भी जाएगी। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, खजुराहो। तो इस परियोजना से कई फायदे होने हैं और इसका परिकल्पना इसकी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। अब ये साकार होने जा रही है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान में मिले शिवलिंग की। यूपी के जौनपुर के मुल्ला टोला में कब्रिस्तान के बीचों बीच मिले शिवलिंग का मामला गर्माता जा रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि कब्रिस्तान में मिला शिवलिंग सैकड़ों साल पुराना है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे 15-20 वर्ष पुराना बताते हुए कभी कभार पूजा पाठ की भी बात कह रहा है। फिलहाल शांति व्यवस्था के लिए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जौनपुर के मुल्ला टोला के कब्रिस्तान में मिला शिवलिंग। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुई विधिवत पूजा पाठ। हिंदू पक्ष का दावा, शिवलिंग 1000 साल पुराना। मुस्लिमों का कहना है कि कब्रिस्तान में शिवलिंग कई वर्षों से 2006 से हो रही है पूजा। पुलिस ने किया साफ, मुल्ला टोला में शिवलिंग के क्षतिग्रस्त होने की खबर भ्रामक। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मुल्ला टोला में स्थित कब्रिस्तान में शिवलिंग को लेकर मामला गर्मा गया है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शिवलिंग पर विधिवत पूजा पाठ हुई। इस दौरान भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिवलिंग के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय निवासी रतन मौर्य ने बताया कि यहाँ सदियों पहले एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। वहीं पर राधा कृष्ण और गणेश जी की मूर्ति थी। हमारे परिवार के लोगों द्वारा पूजा पाठ किया जाता था। पीपल का पेड़ सूखने के बाद गिरा। इसके बाद यहाँ बड़ा शिवलिंग नजर आया। रतन मौर्य ने बताया कि शुक्रवार शाम को वो लोग थाने गए थे, क्योंकि कब्रिस्तान में आने वाले लोग शिवलिंग को खंडित कर देते हैं, जिसकी सुरक्षा को लेकर हम शिवलिंग के चारों तरफ दीवार बनाना चाहते हैं, जिससे मूर्ति सुरक्षित रहे। सुबह में आते हैं, जल चढ़ाने पूजा पाठ करके चले जाते हैं। फिर यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं और मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश करते हैं, उसको दूषित करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि इसको एक घेराव करके एक छोटा सा मंदिर का रूप देकर उसको सुरक्षित किया जाए, ताकि हमारे ना रहने पर भी वो यहाँ पर सुरक्षित रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। वहीं मोहल्ले के रहने वाले पूर्व सभासद फैजल यासीन ने बताया कि कब्रिस्तान में शिवलिंग कई वर्षों से है और 2006 से यहाँ पूजा होती आ रही है। मुस्लिम लोग कब्रिस्तान के मुर्दों को दफनाते हैं, जहाँ हिंदुओं के बहुत कम घर हैं। 2006 से हम देख रहे हैं, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान पे लोग मुस्लिम लोग अपनी मुर्दा दफन करते हैं। शादी ब्याह में भी हर लोग एक दूसरे को शामिल होते हैं। जौनपुर का माहौल हमेशा अच्छा था। एसपी सिटी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि मुल्ला टोला में शिवलिंग क्षतिग्रस्त होने की खबर भ्रामक है। वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शिवलिंग पूरी तरीके से सुरक्षित है और यह खबर पूरी तरीके से भ्रामक है। वहां पे नियमित रूप से पूजा की जा रही है और सतर्कता की दृष्टि से वहां फोर्स लगा दी गई है। जौनपुर के मुल्ला टोला मोहल्ले में कब्रिस्तान के बीचों बीच मौजूद शिवलिंग को खंडित करने का आरोप सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत एट 7 में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक चिंताजनक खबर। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हनी भी उड़ी उड़ के चली फूलों के पास आसमां के साथ, चुन चुन के बनाया क्या रस है मिलाया, प्योर और नेचुरल शहद है खास, इसमें है मिठास, इसमें है कुछ खास, आपके लिए प्यार MDH का उपहार, असली शहद का विश्वास, MDH हनी। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। MDH की देगी मीरज।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं भारत एट 7। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि एक चिंताजनक खबर आपको दिखाएंगे, और वो है विलुप्त होते रेगिस्तान के जहाज से जुड़ी खबर। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट राजस्थान की पहचान है, लेकिन पिछले 2.5 दशक से धोरों की शान रहा राज्य पशु ऊंट का आंकड़ा तेजी से घट रहा है। राज्य सरकार प्रदेश भर में ऊंटों का संरक्षण करने का पूरा प्रयास कर रही है ताकि फिर राजस्थान की शान ऊंट को बचाया जा सके। विलुप्त होने की कगार पर रेगिस्तान के जहाज। राजस्थान में घटती जा रही ऊंट की संख्या। राजस्थान में ऊंटों की संख्या 3,26,000 से कम होकर अब करीब 1.25 लाख पहुंची। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के लोगों में ऊंट को किया गया शामिल। ऊंट को राजस्थान में साल 2014 में राज्य पशु का दिया गया दर्जा। ऊंटों को संरक्षित करने के लिए ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू करने का फैसला। राजस्थान में रेगिस्तान के जहाज के नाम से प्रसिद्ध ऊंटों की संख्या लगातार कम हो रही है। ऊंटों की कम होती संख्या को देखते हुए साल 2014 में इन्हें राज्य के पशु का दर्जा दिया गया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के लोगों में ऊंट को शामिल किया गया। ऊंटों के संरक्षण के लिए नीति लागू की गई, लेकिन ऊंटों की संख्या में फिर भी लगातार कमी होती जा रही है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स है, तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म्स बनाएं, अच्छे उन्नत कैमल्स को ब्रीड करें। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ऊंटों को संरक्षित करने के लिए ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू करने का फैसला किया है। मिशन के तहत पशुपालन और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी गांव में जाकर पशुपालकों को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उनका लाभ दिलवाएंगे। साथ ही ऊंट के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगे। जो चीज हम लोग कैमल मिल्क का, स्किन का, हाइट का एंड देन बोन का हम लोग यूज करेंगे, ये उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड देने के लिए सक्षम है। पिछले 2 दशक से ऊंटों की संख्या में करीब 40% की कमी आई है। एक साथ 150 लीटर पानी पीने की क्षमता रखने वाला ऊंट 1 सप्ताह तक बिना पानी पिए रह सकता है। साल 2012 में हुई पशु गणना में प्रदेश में ऊंटों की संख्या 3,26,000 थी। फिर साल 2019 में ऊंटों की संख्या 2,13,000 थी और अब ये करीब 1.25 लाख रह गई है। पढ़ी हूँ दुआरी है आ जिती आनी संड्या दूध कड्डा हाँ आनी देखभाल करा जगी तो ठेठ हुई 30 साल कर रहे। ऊँट है हड़ में काम आ जाता है, गड्ढे में काम आ जाता है, पानी में कह भाई टंकी भर लिए वहाँ। हमारा ऊँट ही रखते हैं लोग बाग और जापे का पैसा ही देते हैं राजस्थान सरकार। पहले यहाँ से चढ़ के ही जाते हैं, पहली बस से गाड़ी नहीं थी, उससे ऊँट पे चढ़ के ही आते जाते हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति का हिस्सा रही ऊंटों की संख्या में पिछले कुछ दशकों में कमी होती जा रही है। यहाँ के पशुपालक भी इस बात को समझने लगे हैं कि ऊँटों का उपयोग न केवल उनके दैनिक जीवन में अपितु कृषि के रूप में और उन्हें आर्थिक रूप से समुन्नत बनाने के लिए भी कार्य कर सकता है। इसी को देखते हुए ऊँटों के संरक्षण को लेकर अब उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही ऊँटों की घटती संख्या बढ़ती संख्या के रूप में तब्दील होने लगेगी। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, DD न्यूज़ जयपुर। जी हाँ, उम्मीद तो यही है कि रेगिस्तान के जहाज बचेंगे, बढ़ेंगे। अब बात करेंगे महाकुंभ की खास कुटिया की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कई अनोखी योजनाओं पर भी काम कर रहा है। महाकुंभ में आने वाले लाखों देशी विदेशी पर्यटकों के लिए टेंट सिटी और होटलों को तो बेहतर बनाया ही जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को होम स्टे के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। महाकुंभ आस्था और आकर्षण का संगम। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान। सरकार के सामने महाकुंभ में आने वाले लोगों को ठहराने की चुनौती। महाकुंभ में बस रही है लग्जरी टेंट सिटी।
कॉटेज में होंगी 5 सितारा होटल की सुविधाएं। महाकुंभ क्षेत्र में टेंट सिटी तैयार की जा रही है। देखने में लगेगा जैसे कोई नया शहर ही बसाया जा रहा हो। इस जगह पर अलग अलग कैटेगरी के टेंट तैयार किए जा रहे हैं। छोटे बड़े सामान्य से लेकर 5 स्टार होटल जैसी सुविधा वाले टेंट अब यहां उपलब्ध होंगे। टेंट के अलग अलग साइज से लेकर उनके कलर भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। यहां पीने का साफ पानी, शौचालय से लेकर सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए पूरे टेंट सिटी को 25 सेक्टर्स में बांटा गया है और हर 2 सेक्टर में अस्थायी पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का अभी से यहां पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और हर दिन ये देखा जा रहा है टेंट सिटी में सुरक्षा में कहीं कोई कमी न रह जाए। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में सरकार के सामने महाकुंभ में आने वाले लोगों को ठहराने की चुनौती होगी, जिसे देखते हुए यूपी सरकार ने घरों को होम स्टे में तब्दील कर दिया है। अभी तक 26 घरों को होम स्टे में बदला गया है, जबकि 36 घरों को होम स्टे में बदलने के लिए एप्लीकेशन आए हैं। लोग डिलक्स, सुपर डिलक्स, विलास और दरबारी कुल मिलाकर के 400 इन्वेंट्री हम लोग श्रद्धालुओं के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि जितनी भी सुविधाएं 2 स्टार होटल की मिलती हैं लगभग उसी प्रकार की इस उसमें जो है आपको सारे कमरों में उपलब्ध रहेंगी। महाकुंभ 2025 के लिए अरेल क्षेत्र में डोम सिटी का निर्माण भी किया जा रहा है। 1400 वर्ग फीट में बनने वाली इस डोम सिटी में 200 लोगों के रहने की सुविधा होगी। यहाँ स्विस कॉटेज स्टाइल के लग्जरी आवास होंगे, जिनमें पर्यटकों को होटल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। डोम सिटी में रहने वाले लोगों को 360 डिग्री व्यू मिलेगा। परियोजना के प्रमुख वास्तुकार ऐश्वर्या चौधरी ने बताया कि श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक और सांस्कृतिक पहलुओं को सुनिश्चित किया गया है। हमने ये भी ध्यान रखा है कि महाकुंभ में ज़्यादातर श्रद्धालु ही आते हैं, तो उनकी सुविधाओं के हिसाब से भी लग्जरी तो हो, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल और कल्चरल एस्पेक्ट है वो भी इसमें पूरा हो रहा है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये नागा साधुओं, संतों और आस्था की झलक पाने के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। तंबुओं की चमचमाती रोशनी और यहाँ का माहौल इसे एक अद्वितीय अनुभव बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आप भी जरूर महाकुंभ में जाएं, क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों के लिए तमाम तरह की व्यवस्था इस बार की जा रही है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो देखिए इसी पर डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में उद्योगपति करेंगे 15,000 करोड़ रुपए का निवेश। युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के दरवाजे।
इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में मुख्यमंत्री ने निवेशकों से किया संवाद। राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की गिनाई खूबियां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की। सीएम ने उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की जानकारी दी। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15,184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ औद्योगिक जगत के लिए बहुत अनुकूल है, अच्छा वातावरण है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने राज्य में उपलब्ध बेहतर बुनियादी ढांचे, कुशल मानव संसाधन और शांतिपूर्ण माहौल के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि यह इन्वेस्टर्स मीट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। 98 से ज्यादा गांव को आज हम लोग सरकार की योजनाओं से जोड़ चुके हैं। वहाँ सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुँच रही है, घरों में पानी पहुँच रहा है, स्कूल वहाँ पर जो बंद पड़े थे उसको खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, वहाँ पर राशन पहुँच रहा है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि और बिजली में छूट के साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं देती है। ये नीति न केवल उद्योगों की स्थापना बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है। छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, खनन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। नई औद्योगिक नीति में विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। बस्तर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोर सेक्टर की स्टील इकाइयों और अन्य उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ की इस नई नीति का उद्देश्य राज्य को औद्योगिक हब बनाना और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास में एक नई रफ्तार आ सकेगी। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। अब खबर बिहार से। बात पटना विश्वविद्यालय के कायाकल्प की। देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से शामिल पटना यूनिवर्सिटी की तस्वीर अब बदलने वाली है। केंद्र सरकार ने इस विश्वविद्यालय और यहां के छात्रों को एक बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने पटना विश्वविद्यालय को पीएम उषा योजना के तहत बड़ी राशि दी है। तो देखिए इसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। केंद्र सरकार की पटना यूनिवर्सिटी को बड़ी सौगात। पीएम उषा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। पटना विश्वविद्यालय की रैंकिंग, शोध और रिसर्च पेपर प्रकाशन में होगा सुधार। पटना विश्वविद्यालय के पीजी विभाग और कॉलेजों की बदलेगी दशा। शिक्षकों के प्रशिक्षण और रोजगार क्षमता में सुधार को लेकर तैयार होंगे पाठ्यक्रम। पटना यूनिवर्सिटी की तस्वीर अब बदलने वाली है। विश्वविद्यालय में अब सुविधाओं से लेकर शोध तक कई बदलाव देखने को मिलेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने पटना विश्वविद्यालय को पीएम उषा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी है। पटना यूनिवर्सिटी को इस राशि की जरूरत लंबे समय से थी। इस राशि से पीजी विभाग के साथ साथ कॉलेजों का भी कायाकल्प हो पाएगा। पटना यूनिवर्सिटी के एकेडमिक इन्वायरमेंट के इम्प्रूवमेंट में असर करेगा और रिसर्च इन्वायरमेंट को हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। इधर पटना यूनिवर्सिटी को NIRF रैंकिंग जो 51 और 100 के बीच में मिला है, उस रैंकिंग में और नैक आने वाले नैक एक्रेडिटेशन में इससे मदद मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली 100 करोड़ की राशि से बुनियादी ढांचे, अनुसंधान सुविधाएं, आधुनिक लैब उपकरण, स्मार्ट क्लास समेत अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही पटना विश्वविद्यालय की NIRF रैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च पेपर प्रकाशन सहित कई कामों को मजबूती मिलेगी। पटना यूनिवर्सिटी हमेशा से छात्रों के लिए रही है और छात्रों के हित में ही काम करती है। तो अगर ये सैंक्शन हुआ है 100 करोड़ तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एज अ PU स्टूडेंट हम लोगों को बहुत प्राउड फील करना चाहिए। क्लास तो होना ही चाहिए डिपार्टमेंट के अंदर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को उनकी जरूरतों और योजनाओं के आधार पर अनुदान दिया जाता है। पीएम उषा योजना के तहत छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फैकल्टी डेवलपमेंट योजना के तहत यूनिवर्सिटी को फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में हुई इस समीक्षा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य तीनों नए कानूनों को लागू करने में तेजी से काम कर रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में आज इन सब की समीक्षा हुई है और राज्य के अंदर जो भी काम अभी तक हुए हैं, ट्रेनिंग के काम, हार्डवेयर के काम और मानव संसाधन के काम या हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो पुलिस को FSL से संबंधित, उनके बारे में विस्तार से आज यहाँ समीक्षा हुई। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि नए कानून देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। तो भारत एट 7 में आज इतना ही। नमस्कार।